तोलोलिंग की लड़ाई थी उस समय ना इंटेलिजेंस थी, ना आर्टिलरी थी, ना बूट्स थे, और आप जानते हैं वहाँ का जो टेरेन है, क्लाइमेट है और एनिमी का रिएक्शन है, वो सूखी पहाड़ियाँ हैं, छुपने के लिए जगह नहीं, ऑक्सीजन की कमी है, 18,000 की हाइट्स है। उस हालात में भी 25 किलो वजन लेके आपने ऊपर जाना है। हर हालत में जो है हम विजय या वीरगति प्राप्त करेंगे। और मैं भी जो पलटन वालों से बात करता था, दो चीज़ें बोलता था, या तो हम विजय हासिल करेंगे या वीरगति प्राप्त करेंगे। लड़ाई में केवल एक जवान है वो केवल शहीद नहीं होता है, उसके परिवार को भी बहुत कुछ खोना पड़ता है। जो मेरे 34 जवान ऑफिसर जैसे शहीद हुए हैं, बहुत सारे थे जिनके 2-2, 3 महीने के बच्चे थे, उनकी शक्ल वो नहीं देख पाए। कारगिल गाथा के 25 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में जिन वीर जवानों की वजह से कारगिल आज हमारे पास है, उनको एक थैंक यू बोलना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो अपने खून की आहुति ना देते तो शायद आज जिस फक्र से हम रह रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से लाल आंख भारत को दिखाई थी और उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना तत्पर मौजूद थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी मौजूद हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर थे 18 ब्रिगेडियर्स के। सर ये बताइए, पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप इंडिया न्यूज पर आए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर ये बताइए, वो दौर 1999 का कैसा दौर था? क्योंकि सर जिस तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा किया, ये भारत को पहले से इसका अंदेशा नहीं था कि सर ये होने वाला है। नहीं, आपने देखिए जितने भी युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच में हुए हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है, सबसे पहल उन्होंने की है। और कारगिल युद्ध के समय भी आप देखिए, एक तरफ लाहौर वार्ता चल रही थी, अपने वाजपेयी जी लाहौर गए थे, गले मिल रहे थे उनके साथ, और पीछे से जो है ये अतिक्रमण जो है हमारे सीमाओं पे तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास उन्होंने, तो हम पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है और हमेशा धोखा जो है वो देता रहेगा। और जहाँ तक ये जो इंट्रूजन की गई थी, बेसिकली ये इसलिए की गई थी कि जो हमारी जो लाइफलाइन है लद्दाख की, जो रोड है आपका, जो नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर, दरास, कारगिल और लेह की तरफ जाता है, उसको बाधित किया गया था, ताकि जो सप्लाईज है, चाहे वो सिविलियंस की हैं चाहे आर्मी के हैं, जो भी हमारा साजो सामान है वो लेह लद्दाख तक ना पहुंचे और उनको अलग थलग से किया जा सके। और कहीं ना कहीं वो जो सियाचिन में हमने उनका जो कब्जा किया था उसका बदला भी वो लेना चाहते थे, और जो आतंकवाद का जो मुद्दा था उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे। और मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स, हम तो आतंकवाद के साथ कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे थे, और अचानक इस तरह की हमको हुक्म मिला कि आपने दरास पहुंचना है, और ये बात है 16 मई 99 की, और 18 मई को हम ऊपर पहुंच गए। और हमें तो नहीं मालूम था क्या है, लेकिन शुरू में बिना तैयारी के, और बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, बहुत कम इंटेलिजेंस थी कि कितने दुश्मन आ गए हैं, रेगुलर्स हैं, मुजाहिदीन हैं। हमें तो यही बताया गया कि कुछ एक मुजाहिदीन हैं और 5-6 लोग हैं, तोलोलिंग पे आप हमला करिए। और कोई नक्शे नहीं थे, कोई आर्टिलरी नहीं थी, कोई आपके पास स्नो बूट्स नहीं थे, और हमें भी लगा, हम सीआई में थे, आतंकवाद के विरुद्ध हम लड़ाई करते थे, तो हमें भी लगा कुछ नहीं है। लेकिन वो तो जैसे जैसे तोलोलिंग की लड़ाई में हम आगे बढ़े और कैजुअल्टीज हमारी ज्यादा होने लगे, और उनका जो फायर है, चाहे वो ऑटोमेटिक का फायर हो, मशीन गन का फायर हो, उनके स्नाइपर हो, ना आर्टिलरी का फायर हो, वो रोज बरोज बढ़ता गया। और कुछ टाइम के बाद ये एहसास हो गया कि ये मुजाहिदीन नहीं हो सकता, ये हो सकता है रेगुलर्स हों। और खास करके ये माना गया है कि तोलोलिंग की लड़ाई के बाद जो है इंडियन आर्मी दे बिकेम वाइजर कि भाई ये नहीं है, और इसलिए फिर 1 जून 99 से जो 8 माउंटेन डिवीजन था उसने वहाँ की कमान संभाली, और उन्होंने वहाँ पे पूरी प्लानिंग करके, पूरा डिटेल्ड रिकॉनेसेंस करके, और फ्यूचर टू फ्यूचर जो है उनको जो है वो प्लानिंग करके किया। और जो तोलोलिंग की लड़ाई थी उस समय ना इंटेलिजेंस थी, ना आर्टिलरी थी, ना बूट्स थे, और आप जानते हैं वहाँ का जो टेरेन है, क्लाइमेट है और एनिमी का रिएक्शन है, वो सूखी पहाड़ियाँ हैं, छुपने के लिए जगह नहीं, ऑक्सीजन की कमी है, 18,000 की हाइट्स है। उस हालात में भी 25 किलो वजन लेके आपने ऊपर जाना है। और जो भी हमले होते थे वो सिर्फ दिन के समय नहीं होते थे, क्योंकि दिन के समय वो आपको स्नाइपर राइफल से ले सकता था, बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन उनकी एवैक्यूएशन के लिए हमको रात तक रुकना पड़ता था, और एक एक कैजुअलिटी को एवैक्यूएट करने के लिए कम से कम 6 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। वहाँ कोई रास्ता थोड़ी है, वो तो स्लीपिंग बैग में डाल के लोग पाकिस्तान सोल्जर को हराने के लिए 7 जवानों के लिए नहीं, अपना अगर जवान घायल हो गया तो उसको पीछे लाने के लिए 6 से 8 आदमी चाहिए करने के लिए। और अदरवाइज जो आपने बोला, अटैकर अगर डिफेंडर के ऊपर हमला करता है तो कम से कम मिनिमम जो है 1 to 10 का रेशो चाहिए।
अच्छा। हाँ, जो मिनिमम है वो, और माउंटेन्स में और भी ज्यादा ये रेशो होता है। तो ये कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया तोलोलिंग युद्ध है, और 12 और 13 जून को टू राजरीफ के साथ मिलकर तोलोलिंग को फतेह किया गया। और जैसे मैंने कहा कि उसके बाद 8 माउंटेन डिप आया, और उसके बाद 1 जून के बाद जो है बहुत सिस्टमेटिकली और पूरी प्लानिंग के साथ जो बाकी फीचर्स हैं वो उनको लिया गया। लेकिन तोलोलिंग की जो पहाड़ी जो कब्जे में की गई वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक नया मोड़ था। उससे एक तो पाकिस्तानियों का मोरल डाउन हुआ और अपनी सेना बल बढ़ा। पूरा देश मीडिया जो है पहली बार जो है कारगिल के युद्ध में लोगों के ड्राइंग रूम में तक गया, और एक देशवासियों को जो आशा थी विजय की वो भी प्राप्त हुई। और इसी के साथ जो टाइगर हिल जो ऑपरेशन था, जो आपने देखा सबसे ऊंची पहाड़ी है, 17,500 के आसपास है, और वो भी बहुत डोमिनेट करती है जो द्रास बाउल को है, और उसको भी 18 ग्रेनेडियर्स ने वहां पर। लेकिन यहाँ इस ऐसा था कि आपको रिकॉनेसेंस करने के लिए टाइम मिला, आपको तैयारी करने के लिए टाइम मिला, आपके पास 120 जो आर्टिलरी गन्स थी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स थे आपके पास इंजीनियर सपोर्ट थी, तो आपके पास सारी चीजें थी। और लोगों को, जो मेरे लड़के थे, सबसे ज्यादा जरूरी था कि उनका जो मनोबल था वो इतनी कैजुअलिटीज और इतनी मार 25 कैजुअलिटीज होने के बाद भी बहुत आले दर्जे का था। सर, आपका नाम ही खुशहाल है, यानी खुशियां फैलाने वाला आपका नाम है सर। हिमाचल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको ना जानता हो सर। सर, ये बताइए आपकी कहानी, क्योंकि आपकी जुबानी हमें सुननी है। आप उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे, लिहाजा सर प्रेशर तो होगा, क्योंकि सर एक्सपेक्टेड तो नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा धोखाधड़ी करता आया है। सर, ये बताइए उस वक्त आप कमांडिंग ऑफिसर थे, किस तरीके की कमांड आप देते थे? क्या आपके सैनिक आपसे डिमांड करते थे? क्योंकि सर कैजुअलिटीज बहुत हुई थी उस समय। देखिए, कारगिल युद्ध में 527 योद्धाओं को हमको खोना पड़ा, और 34 वीर योद्धा जो है मेरे 18 ग्रेनेडियर्स के शहीद हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका मनोबल बनाए रखना है, और इतने मुश्किल हालात के बाद में, कि वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है एक हमारे वो कहते हैं कि एक जो हम मंत्र देते हैं, नाम नमक निशान, नाम आपका खुद का, आपके परिवार का, आपके गाँव का, आपके रेजिमेंट का, नमक जिसका आप सरकार का नमक खाते हैं, जिस रेजिमेंट का नमक खाते हैं, निशान आपके जो रेजिमेंट का जो झंडा है, और आखिर में जो तिरंगा है उसके लिए जो है। और मेन है कि जो आपकी लीडरशिप है, और जो एग्जाम्पलरी होनी चाहिए आपका, क्योंकि यू हैव टू लीड बाय पर्सनल एग्जाम्पल। क्योंकि ये रिमोट का बटन नहीं है कि आप बोलिए कि, या रोबोट्स नहीं है कि आप बोलिए कि जब वहां पे हमला कर दीजिए और वो कर दीजिए। क्योंकि जब तक वो मोटिवेशन लेवल उस दर्जे का नहीं है, और उसको ये मालूम है कि पीछे मेरे देशवासी हैं, पीछे मेरी सेना मेरे साथ खड़ी है, और मेरा कमान अधिकारी या जो मेरी लीडरशिप है, चाहे वो जूनियर लीडरशिप है, एनसीओज हैं, जेसीओज हैं या ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल आले दर्जे के नहीं हो, पर्सनल एग्जाम्पल के नहीं हो। तो ये चीजें होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। और लकीली जो मेरे यूनिट का कटिंग एज रहा, बहुत अच्छे एनसीओज थे, बहुत अच्छे जेसीओज थे, बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे। आपने देखा कि योगेंद्र यादव मात्र 19 साल का लड़का, लेफ्टिनेंट बलवान उसमें जिनको महावीर चक्र दिया गया, महज 1.5 साल की नौकरी, सचिन निवालकर महज 3 या 4 साल की नौकरी करके जो यंग लीडरशिप थी, और चाहे सूबेदार लाल सिंह हो, सूबेदार रणधीर हो, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ये एक जिसके लिए वर्दी पहनी जाती है फौज में, कि भाई मुझे लड़ाई में मौका मिला, तो वो मौका जो है 18 ग्रेनेडियर्स को मिला। आपकी वर्दी तो अभी भी सजी हुई लग रही है। सर, ये बताइए, एक वॉर क्राई होता है, एक नारा होता है, आपकी ग्रेनेडियर्स का क्या नारा था सर? एक बार वो लगाइए। हमारा नारा है सर्वदा शक्तिशाली। सर्वदा शक्तिशाली है, सर्वदा, हाँ, सर्वदा शक्तिशाली। यानी सबका अपना अपना है, अपनी अपनी रेजिमेंट का है। जैसे आपने मोटिवेशन का बात की, ये भी बहुत जरूरी है, इसकी हिस्ट्री बताई जाती है, और ये नारा बताया जाता है कि जो नारा हमारा रेजिमेंट का है कि हम जो है ताकतवर है, सर्वदा शक्ति वाले, हर हाल हालत में जो है हम विजय या वीरगति प्राप्त करेंगे। और मैं भी जो पलटन वालों से बात करता था, 2 चीजें बोलता था, या तो हम विजय हासिल करेंगे या वीरगति प्राप्त करेंगे। लेकिन मेरे यूनिट्स ने विजय हासिल की। दूसरा, मैंने ये कहा, मैं तुमको किसी भी ऐसे कठिन हालात में नहीं डालूंगा जो कि मैं खुद न कर सकूं। तो जिस हालात में 22 दिन हम ना नहाए, ना खाना वाना जो भी था, वो भी 4-5 दिन की चपाती, सूखी चपाती होती थी, सब्जी आती थी, उन्हीं के बीच में रहना। वहां तो अगर आपने नेचर कॉल के लिए भी जाना तो कोई जगह नहीं है, और 22 दिन कोई दाढ़ी नहीं, कोई शेव नहीं, कुछ नहीं, कोई नहाना नहीं, पानी जो था बर्फ का करना पड़ता था। तो जब तक आप उनके साथ एक परिवार के तौर पर ना हो, तब तक जो है सही जो क्या बोलते हैं उनको मोटिवेशन करना संभव नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा कि सर 22 दिन बहुत बड़ी बात है। सर, ये बताइए, क्योंकि सिर्फ भारतीय सेना
इतनी ज़्यादा कहें कि शक्तिशाली होती है, इतनी ज़्यादा गर्व से भरी होती है कि सर जो कमांडिंग ऑफिसर जैसे आप खुद सर तत्पर थे इस जर्नी में। लेकिन सर आपने कहा कि करोड़ों देशवासियों का भरोसा है भारतीय सैनिक, ज़रूर सर, लेकिन सर कई ऐसे परिवार जो है वो पीछे रह जाते हैं। कई ऐसे जवानों की कहानी है जिनको खुशखबरी मिली थी कि उनका बच्चा होने वाला है, या जिनको शादी की खुशखबरी मिली थी लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए वो। सर जब आपके सामने ये कहानी आती है बतौर सोल्जर, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि लड़ाई में केवल एक जवान है वो केवल शहीद नहीं होता है, उसके परिवार को भी बहुत कुछ खोना पड़ता है। जो मेरे 34 जवान ऑफिसर जैसे शहीद हुए हैं, बहुत सारे थे जिनके 2-2-3 महीने के बच्चे थे, उनकी शक्ल वो नहीं देख पाए और उनको छुट्टी नहीं मिल पाए। और माँ बाप बूढ़े थे जिनका कोई सहारा नहीं था, उन्होंने अपने बेटों को खोया, अपने भाइयों को खोया, अपने पतियों को खोया। और वो उस समय जब जख्म ताज़ा थे, और आज 25 के सालों के बाद आपने देखा हम आज उन वीर नारियों से मिला, वो उससे आगे निकल चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो खालीपन है और एक जो दर्द है वो हमेशा उन परिवारों में रहता है और हमें भी रहता है, क्योंकि वो भी हमारा दूसरा घर, हमारे यूनिट होती है, रेजिमेंट होती है, 18 ग्रेनेडियर्स होती है, क्योंकि पूरा जीवन हमने वहाँ गुजारा होता है, तो वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो दुख है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकता, लेकिन फख्र ये है कि मेरी कमांड के ऊपर जो भी हुक्म दिया गया, जो भी उन्होंने तिरंगे के कि हम जो है जो भी टास्क मिलेगा, जो भी काम मिलेगा उसको हम पूरा करेंगे, और उन्हें मुझे गर्व है कि उन्होंने पूरा किया। सर उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो एक तरफ लाहौर जाके दोस्ती की बात कर रहे थे, तो वहीं पाकिस्तान दगा की बात कर रहा था। लेकिन सर भारतीय सैनिकों की ये विशेषता है कि जब तक आप सामने से हमला नहीं करेंगे तब तक हम सामने से हमला नहीं करेंगे, और अगर आप करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सर बतौर आप जब कमांडिंग ऑफिसर थे सर, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने चोटी पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने आपको प्रवोक करने की कोशिश भी की होगी। तो सर ऐसी स्थिति में, क्योंकि सर राष्ट्रहित को भी सामने रखना है, ऐसी स्थिति में सर आपका क्या एक्शन था, आपकी तरफ से क्या स्टेप्स लिए जाते थे अगर वो आपको प्रवोक करते थे और आपको पता है कि आपके पास इतना सेना दल नहीं है या शहीद हो रहे हैं जवान, तो सर कितना प्रेशर होता था? नहीं, प्रेशर तो बहुत होता है, सीनियर्स की तरफ से भी होता है और जूनियर्स की तरफ से भी होता है, और सारा प्रेशर जो है जो कमान अधिकारी उसके ऊपर आते हैं। और जैसे आपने ठीक कहा कि अटल जी वहाँ पे वार्ता के लिए गया था, और जैसे मैंने कहा पाकिस्तान हमेशा धोखा देता है और अभी भी दिया है और आगे भी धोखा देता रहेगा। लेकिन एक कमान अधिकारी के तौर पे आपको एक टास्क दिया है, आपका ध्यान सिर्फ यही होता है कि मैंने टाइगर हिल को फतेह करना है, विजय हासिल करना है। चाहे इसके लिए कोशिश ये रहती है कि कम से कम कैजुअलिटीज़ हो, कम से कम लोग शहीद हों और कम से कम कैजुअलिटीज़ को बचाया जाता है। लेकिन टास्क जो है वो प्रायोरिटी है उसके लिए, और सेना में एक बार टास्क मिल गया है तो हमें, हमारी सिखलाई में नहीं है कि वो टास्क पूरा नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि चाहे उसके लिए सर्वोच्च बलिदान क्यों ना देना पड़े, और हमारे ऑफिसर्स, जेसीयूज और पूरी इंडियन आर्मी ने उस जो शर्त है या वो बलिदान को जो है उसने दिया है। और जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, जैसे मैंने कहा कि एक भाईचारा, एक बॉन्डिंग और एक कैमरेडरी और एक जो हम नाम नमक निशान का जो हम नारा देते हैं, ये सारी चीजें रखें। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो सेल्फ कंडक्ट है और सेल्फ एग्जाम्पल है, लीड बाय पर्सनल एग्जाम्पल, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो देखते हैं कि मेरा कमांडर भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और उस हर जोखिम को पूरा वो करना चाहता है, तो आप देखिए कि उनका उत्साह जो है और जो जोश है, वो जज्बा है, वो बढ़ जाता है। कुशाल जी, अच्छा, क्योंकि जब सैनिक साथ में बैठते हैं, घर परिवार की बातें होती है, पर्सनल बॉन्डिंग होती है, तो कुशाल जी ये बड़ा ऑफ द रिकॉर्ड सवाल है सर, आप गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं सर? आप कैसे मोरल अप करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उस जमाने में। मैं आपको बताऊं, कोई गुनगुनाने की बात नहीं थी, बल्कि जून महीने में मेरा एक बेटा एक बेटी है, उनके बर्थडे थे 2 जून को और 26 जून को। मैं भूल गया, मुझे नहीं मालूम कि आज इतने ब्लैंक हो जाते हो कि आज डेट क्या है, क्योंकि 22 दिन लगातार कि मैंने तोलुलिंग को फतेह करना है। आप दिन का हिसाब भूल जाते हो, आप जो क्या दिन है, क्या डे है और क्या जरूरी चीजें हैं जो आपके परिवार के, जैसे मैंने बताया कि 2 जून को मेरी बिटिया का जन्मदिन था, 26 जून को मेरे बेटे का था, 18 जून को मैरिज एनिवर्सरी थी। मैं घर बात नहीं कर पाया, ना मुझे ध्यान रहा कि आज है, और अगर ध्यान भी रहता तो बात करने का कोई साधन नहीं। ये बच्चे गुस्सा नहीं हुए आपसे? नहीं, चलो वो समझते थे, रोज मीडिया पे देखे रहते थे, वो तो हमेशा यही कामना करते थे कि पलटन का नुकसान ना हो, पलटन विजय हो। लेकिन ये तो जरूर थोड़ा मलाल रहा होगा
कि हम उस चीज को विश नहीं कर पाए। लेकिन सर आपका परिवार महज पत्नी बच्चों के साथ साथ 140 करोड़ देशवासी भी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर कोई शायरी इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए, कोई गाना सर, कोई स्पेशल फरमाइश? नहीं, मुझे ना इसमें शौक है, लेकिन यही है कि यही कहता है कि आज आपको रणबांकुरे पैदा करने पड़ेंगे, योद्धा पैदा करने पड़ेंगे, और जो नई जनरेशन है उसको मोटिवेट करना पड़ना, क्योंकि जो ये कॉरपोरेट की नौकरी नहीं है कि यहाँ पे हुक्म दे दिया और जी ये जो फ्लैट पे एंड अलाउंसेस की बात करके आप किसी को रख लें। यहाँ जब तक मोटिवेशन नहीं होगा, उसमें वो जज्बा नहीं होगा और उस समय वो उत्साह नहीं होगा देश सेवा के लिए, और जो कि मैं चाहूंगा कि जिसके लिए सरकार भी करेगी, देशवासियों का भी फर्ज है, फौज का भी फर्ज है मिलके, क्योंकि आज देश के लिए चाहे चाइना की तरफ से हो, पाकिस्तान की तरफ से हो, आतंकवाद की तरफ से हो, खतरा है। और अगर हमारे रणबांकुरे, हमारे योद्धा मोटिवेटेड है तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे। अपने आप जो आपकी आर्थिक प्रगति है, देश का विकास है, वो अपने आप होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो जवानों को, जो नई जनरेशन है, उनको एक बहुत बेहतरीन सलाह दी, क्योंकि देखिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर आप ना होते तो आज चैन की नींद कोई भारतीय ना सो पाता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं शुभ कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली।